हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जोसेफ कॉनराड की फेमस नोवेला हार्ट ऑफ डार्कनेस की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस नोवेला में जोसेफ कॉनराड ने हमें बताया है कि जब अंग्रेजों का अफ्रीका पर राज हो गया था तो उन्होंने अफ्रीकन्स के ऊपर कितने ज़्यादा अत्याचार किए, इस चीज़ को उन्होंने इस नोवेला के ज़रिए बहुत अच्छे से दिखाया है। तो चलिए अब हम लोग इस नोवेला के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो एक नोवेला है। नोवेला नॉवल से छोटी होती है और जोसेफ कॉनराड एक पॉलिश इंग्लिश नॉवेलिस्ट है और उन्होंने इस स्टोरी को 1899 में लिखा था। इस स्टोरी का मेन नरेटर एक सेलर है, चार्ल्स मार्लो, जो अपने साथियों को एक कहानी सुना रहा है कि कैसे जब वो एक बेल्जियन कंपनी के लिए काम कर रहा था अफ्रीका के इंटीरियर में, तो वहाँ पर उसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, ये उसने अपने लिसनर्स को बताया है। तो ये जो नॉवेल है वो एक क्रिटिक है यूरोपियन कॉलोनियल रूल इन अफ्रीका का, यानी अफ्रीका में जो यूरोपियंस का रूल था वो कितना खराब था और उन्होंने अफ्रीकन्स को किस तरीके से एकदम एकदम जानवरों की तरह उनसे वो पेश आए, इसके बारे में बताया है। तो चलिए अब हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। जो मार्लो है वो एक सेलर है, वो शिप्स और बोट्स चलाया करता था और उसकी एक जॉब लग गई थी, जैसे मैंने आपको बताया एक बेल्जियन कंपनी में उसकी जॉब लगी थी और उसका काम था एक बोट को ले जाना अफ्रीका के इंटीरियर में अंदर ही अंदर। और इसीलिए नोवेला का नाम हार्ट ऑफ डार्कनेस भी है, क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को एक डार्क कॉन्टिनेंट माना जाता है, क्योंकि अफ्रीका के अंदर क्या क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। मार्लो जो कि सेलर था वो अपनी जर्नी शुरू करता है कॉन्गो रिवर में और उसका मकसद था कि वो कर्ट से मिले। तो कर्ट्स यहाँ पर स्टोरी का दूसरा बहुत ही मेन कैरेक्टर है और कह सकते हैं कि ये स्टोरी का विलन भी है या एंटागोनिस्ट भी है। जो कर्ट्स था वो एक आइडियलिस्टिक मैन था, यानी वो भी बहुत ही अच्छा ट्रेडर था और ये जो कंपनी थी वो आइवरी में डील करती थी, हाथी दांत में डील करती थी। तो जो कर्ट्स था वो 10 लोगों के बराबर काम किया करता था, यानी एक आदमी जितनी आइवरी भेजता था कंपनी के लिए, कर्ट्स उससे 10 गुना ज्यादा आइवरी प्रोड्यूस करके कंपनी के लिए भेजा करता था। तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एबिलिटीज थी और मार्लो को जॉब मिली थी एज ए रिवर बोट कैप्टन। वो कैप्टन बन गया था बोट का और वो बेल्जियन कंपनी के लिए काम कर रहा था। और वो जो बेल्जियन कंपनी का क्या काम था ऑलरेडी मैंने आपको बताया। कॉन्गो रिवर और कॉन्गो बेसिन के आसपास ये जो कंपनी थी वो अपना काम कर रही थी और जितने भी हाथी वगैरह होते थे उनको मारकर ये लोग हाथी दांत निकाला करते थे। As he travels to Africa and then up the Congo, Marlowe encounters widespread inefficiency and brutality in the company stations. तो जैसे ही मार्लो अफ्रीका पहुंचता है और उसके बाद कॉन्गो नदी जाता है, कॉन्गो रिवर, तो वो देखता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी है, बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है अफ्रीकन्स के साथ, बहुत ही ब्रूटल बिहेव कर रहे थे लोग, बिल्कुल जानवरों की तरह अफ्रीकन्स के साथ पेश आ रहे थे। द नेटिव इनहेबिटेंट्स ऑफ द रीजन हैव बीन फोर्स्ड इनटू द कंपनीज सर्विस। और जो नेटिव इनहेबिटेंट्स हैं यानी वहाँ के जो लोकल लोग थे अफ्रीकन्स, उनको जबरदस्ती कंपनी वाले काम करवा रहे थे और इतना ज़्यादा ओवर वर्क उनसे कराया जा रहा था कि वो बेचारे बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बीमार पड़ चुके थे और बहुत से लोग तो मर रहे थे बहुत ज़्यादा ओवर वर्क करने की वजह से। तो इस तरीके से उनके साथ बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट कंपनी के एजेंट्स कर रहे थे और कर्ट्स भी उनमें से एक एजेंट था। मार्लो अराइव्स एट द सेंट्रल स्टेशन रन बाय द जनरल मैनेजर। तो मार्लो जो है आउट स्टेशन से सेंट्रल स्टेशन यानी बीच के स्टेशन आता है और वहाँ पर उसे एक जनरल मैनेजर मिलता है जो कि काफ़ी कॉन्स्पिरेटरियल कैरेक्टर है। ये जो जनरल मैनेजर था वो कर्ट से बहुत ज़्यादा जला करता था, क्योंकि कर्ट जो था वो 10 आदमियों के बराबर काम कर रहा था कंपनी के लिए और इसीलिए जनरल मैनेजर को कॉन्स्पिरेटरियल कैरेक्टर कहा गया है, यानी वो कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश रच रहा था कर्ट्स के खिलाफ। वो नहीं चाहता था कि कर्ट्स इस तरीके से काम करे, क्योंकि कर्ट्स की वजह से बाकी लोगों की कोई इज्जत नहीं रह गई थी कंपनी में। He finds that his steamship has been sunk and spent several months waiting for parts to repair it. तो जब
मार्लो सेंट्रल स्टेशन पहुंचता है तो वो देखता है कि जो स्टीम शिप उसे चलानी है वो ऑलमोस्ट डूब चुकी है और उसे बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग की ज़रूरत है, लेकिन कोई भी पार्ट्स नहीं होते वहाँ पे। तो वो बहुत महीनों तक इंतज़ार करता है कि पार्ट्स आएंगे और फिर वो उस स्टीम शिप को रिपेयर करके चलाएगा। और उन महीनों में जब वो वहाँ रुका हुआ था उसने इतनी बार कर्ट्स के बारे में सुना कि कर्ट्स में उसका जो इंटरेस्ट था वो बढ़ते ही जा रहा था। द मैनेजर एंड हिज फेवरेट द ब्रिक मेकर सीम टू फियर कर्ट्स एज अ थ्रेट टू देयर पोजीशन। लेकिन जो मैनेजर है और उसका फेवरेट साथी जो ब्रिक मेकर है, यानी ईंटें बनाने का काम किया करता था ब्रिक मेकर, ये दोनों लोग कर्ट्स से काफ़ी डरते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो कर्ट्स है वो हमारी पोजीशन को हिला रहा है और इसकी वजह से हमारी कोई इज्जत नहीं रह गई है कंपनी में। और एक और बात जो मार्लो सुनता है वो ये कि कर्ट शायद बीमार भी है। उसके बाद फिर धीरे धीरे मार्लो उन पार्ट्स को जुटाता है जो उसे चाहिए थे स्टीमर को ठीक करने के लिए, और फिर वो अपनी शिप को ठीक कर लेता है और फाइनली वो लोग शिप पर बैठकर सभी लोग निकलते हैं ताकि वो लोग और अंदर जा सकें और कर्ट्स को ढूंढ सकें। तो वो और मैनेजर और भी कुछ एजेंट्स शिप में बैठते हैं और वो अपने साथ कुछ कैनिबल्स, यानी यहाँ पर कैनिबल्स अफ्रीकन्स को कहा गया है, वहाँ के जो लोकल लोग थे उनको भी वो लोग अपने साथ बैठाते हैं और एक डिफ़िकल्ट वॉयेज स्टार्ट करते हैं, यानी अपनी डिफ़िकल्ट जर्नी को वो लोग स्टार्ट करते हैं नदी में, ताकि वो लोग नदी के और अंदर जाके कर्ट्स को ढूंढ सके। मार्लो एंड हिज क्रू कम अक्रॉस अ हट विद स्टैक्ड फायरवुड। उसके बाद मार्लो और उसके साथी अंदर जब पहुंचते हैं तो उन्हें एक हट दिखाई देता है जिसमें कुछ फायरवुड रखा हुआ था और वहां पर एक नोट भी लिखा हुआ था कि ये जो लकड़ी है, ये जो फायरवुड है वो उन्हीं के लिए है, लेकिन उन्हें बहुत ध्यान से सब कुछ करना होगा। शायद वो जो फायरवुड था वो स्टीमर को चलाने के लिए वहाँ रखा गया था, क्योंकि जो स्टीमर्स होते हैं, स्टीमर बोट जो होती है वो स्टीम से चलती है। तो इस तरीके से जब स्टीमर फायरवुड कलेक्ट कर लेती है और आगे बढ़ती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुंध छा जाती है, फॉग छा जाती है। तो जब वो फॉग क्लियर होता है तो उस शिप को एक अनसीन बैंड ऑफ नेटिव्स, यानी कि जो वहाँ के नेटिव लोग थे, आदिवासी लोग, वो लोग उस शिप को अटैक कर देते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे एरोज, यानी कि उनके पास धनुष थे जिससे वो लोग बाण कंटिन्यूसली उस शिप की तरफ मार रहे होते हैं। और वो लोग कहीं फॉरेस्ट के अंदर छुप कर ये सब चीज़ें कर रहे थे, उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। और इस अटैक में जो अफ्रीकन हेल्म्समैन था, हेल्म्समैन एक आदमी होता है जो शिप को आगे बढ़ाने का काम करता है, वो मारा जाता है। और मार्लो जो था उसके बाद फिर कंटिन्यूसली स्टीम की विसल बजाता है, शिप के स्टीमर की विसल बजाता है, जिसकी वजह से जो नेटिव्स थे, आदिवासी थे, वो भाग जाते हैं वहाँ से। नॉट लॉन्ग आफ्टर मार्लो एंड हिज कंपेनियंस अराइव एट कर्ट्स इनर स्टेशन। उसके कुछ ही देर बाद मार्लो और उसके साथी कर्ट्स के इनर स्टेशन पहुंच जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अब तक तो मार्लो मर चुका होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार था। लेकिन तभी वहाँ पे एक पागल जैसा आदमी आता है जो कि एक रशियन ट्रेडर था, रशिया का बिजनेसमैन था, और वो बताता है कि सब कुछ ठीक है और उसी ने उनके लिए वहाँ पर वो लकड़ी छोड़ी थी। द रशियन क्लेम्स दैट कर्ट्स हैज एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ गॉड विद द नेटिव्स। और वो रशियन उन लोगों को बताता है कि जो कर्ट्स है वो इन नेटिव्स, इन आदिवासियों के लिए, वहाँ के लोकल लोगों के लिए एक भगवान बन गया है। और उसने अपनी एक सेना टाइप की खड़ी कर ली है जिसकी मदद से वो आसपास के एरियाज में ब्रूटल रेड्स, यानी वो रेड कर रहा है आसपास के एरिया में, और आसपास के जो कबीले वाले हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनको वो मार रहा है। और इसका सबूत भी वो लोग वहाँ देखते हैं। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे कटे हुए सर लगे हुए थे। तो वो जो रशियन था ये सारी बातें बताता है कि कैसे जो कर्ड्स है वो कुछ कबीले वालों के लिए भगवान बन चुका है और उसने अपनी एक सेना खड़ी कर ली है जिसकी मदद से वो आसपास के एरियाज में रेड कर रहा है और आइवरी को बहुत जोरों शोरों से तलाश कर रहा है, हाथी दांत को तलाश कर रहा है, और दूसरा किसी को वो लेने नहीं देता आइवरी, सब कुछ वो खुद ही ले लेता है। द कलेक्शन ऑफ सीवेड हेड्स अडॉर्निंग द फेंस पोस्ट अराउंड द स्टेशन अटेस्ट टू हिज मेथड्स। तो आसपास वो लोग देखते हैं कि वो जो हट था उसके आसपास जो फेंसिंग है उस पर
उस पर कटे हुए सर लगे हुए थे, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये जो रशियन कह रहा है वो सही है और कर्ट्स के जो मेथड्स हैं वो वाकई में अजीबोगरीब हैं। द पिलग्रिम्स ब्रिंग कर्ट्स आउट ऑफ द स्टेशन हाउस ऑन अ स्ट्रेचर। तो जब वो लोग ये सुनते हैं कि कर्ट्स एकदम ऐसा पागल जैसा हो गया है और वो आइवरी की तलाश में किसी भी हद तक चला जाएगा, तो उसके बाद फिर वो लोग उस हट के अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि जो कर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा बीमार है। उसे स्ट्रेचर पर लेटाकर वो लोग उसे बाहर लाने लगते हैं, लेकिन फिर उसके जो नेटिव वॉरियर्स होते हैं, उसके जो लड़ाकू साथी होते हैं, उसकी जो सेना होती है वो खड़ी हो जाती है और सराउंड कर लेती है उनको। तो कर्ट्स कहता है कि तुम लोग इनके ऊपर हमला मत करो, रुक जाओ, ऐसा वो कहता है, उनको रोकता है और इस तरीके से वो जो नेटिव्स हैं वो फिर से जंगल में गायब हो जाते हैं। इसके बाद फिर मैनेजर जो है कर्ट्स को, जो कि बहुत ज़्यादा बीमार था, स्टीमर पे लेकर आता है और तभी वहाँ पर एक सुंदर सी नेटिव वुमेन यानी एक आदिवासी महिला दिखाई देती है, जो शायद कर्ट्स की मिस्ट्रेस थी और कर्ट्स की रखेल थी शायद वो। तभी वो वहाँ पर दिखाई देती है और वो भी शिप को देखती है और रशियन बताता है कि ये भी कर्ट्स के साथ इन्वॉल्व है और एक राजा रानी की तरह कर्ट्स और वो जो नेटिव औरत थी वो बाकी के कबीले वालों को कंट्रोल कर रही थी, बाकी के आदिवासियों को कंट्रोल कर रही थी। और उसके बाद फिर जो रशियन है वो मार्लो को ये भी बताता है कि ये सारी चीज़ें एक सीक्रेट है और प्लीज़ तुम किसी को बताना मत। लेकिन कर्ट्स ने ही अटैक करने का ऑर्डर दिया था स्टीमर पर, तो जो स्टीमर के ऊपर एरोज, बो एंड एरोज से अटैक हुए थे, बाण वगैरह से अटैक हुआ था और फॉग वगैरह छा गया था, वो सब जो था वो कर्ट्स ने ही उन आदिवासियों को ये कहा था करने के लिए। सो कर्ट्स हैड ऑर्डर्ड द अटैक ऑन द स्टीमर। वो इसीलिए उसने अटैक करने के लिए कहा था ताकि उन लोगों को लगे कि वो मर गया है और वो लोग वापस मुड़कर चले जाएं और कर्ट्स को ना पकड़े। The steamer sets off down the river the next morning, but Kurt's health is failing fast. तो कर्ट्स का यही प्लान था कि कोई उसे पकड़ नहीं पाए, लेकिन उन लोगों ने उसे पकड़ लिया था और उसके बाद वो लोग जब उसे स्टीमर में रखते हैं तो उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होती जाती है और मार्लो जो था वो कर्ट्स की बातें सुनता रहता है। जैसे जैसे वो शिप को चलाता है वो कर्ट्स की बातें भी सुनता है। कर्ट्स एंटर्स मार्लो विद अ पैकेट ऑफ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। तो कर्ट्स मार्लो को एक पैकेट देता है जिसमें उसके कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थे और उसमें एक पैम्फलेट भी था जिसमें ये लिखा हुआ था कि कैसे ये जो सैवेजेस हैं यानी अनसिविलाइज्ड लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उन्हें सिविलाइज्ड करना है, उन्हें अच्छे तरीके से रहना सिखाना है। लेकिन उस पैम्फलेट के नीचे एक स्क्रॉल्ड मैसेज था जिसमें लिखा था एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स, जिसमें कर्ट्स ने खुद लिखा हुआ था कि जितने भी ब्रूट्स हैं यानी जो बात ना माने उन सबको ख़त्म कर डालो। तो कैसे वो वहाँ पर जब आया था तो उसका मकसद था, उस पैम्फलेट पर लिखा था कि जो अनसिविलाइज लोग हैं, सैवेजेस हैं, उनको सिविलाइज करना है। लेकिन बाद में वो इतना ज़्यादा ये सब देखकर वो इतना ज़्यादा पागल हो गया कि उसने उस पैम्फलेट पर लिख दिया एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स, यानी अगर ना माने कोई तो उसको सिर्फ अपने रास्ते से खाली कर दो। तो आइवरी की तलाश में वो इतना ज़्यादा पागल हो चुका था कि वो बस लोगों को मार रहा था बिना रुके। द स्टीमर ब्रेक्स डाउन एंड दे हैव टू स्टॉप फॉर रिपेयर्स। और उसके बाद वो जो स्टीमर था वो फिर से ख़राब हो जाता है और रिपेयरिंग करने के लिए वो लोग को रुकना पड़ता है और तभी वहाँ पर कर्ट्स मर जाता है और मरने के पहले वो 2 शब्द कहता है द हॉरर, यानी उसने बहुत ही भयंकर चीज़ें देखी है अपनी लाइफ में। इस चीज़ को वो इन वर्ड्स के ज़रिए बताता है और मार्लो कंफ्यूज हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन ये सब होने की वजह से मार्लो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और बहुत ही बुरी तरीके से बीमार पड़ने के बाद किसी तरीके से जान बचाकर वो वापस आता है और फिर वो वापस यूरोप आ जाता है और वो कर्ट्स की फियांसी से मिलता है। वो अभी भी दुख मना रही थी जबकि ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था कर्ट्स को मरे और वो कर्ट्स की बहुत ज़्यादा तारीफ करती है और मार्लो से पूछती है कि कर्ट्स के आखिरी शब्द क्या थे मरने के पहले। तो ऑब्वियसली कर्ट्स के आखिरी शब्द थे द हॉरर, लेकिन मार्लो के अंदर उतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो इस सच्चाई को उस औरत को बताए कि अफ्रीका में एक्चुअली क्या हो रहा है और लोगों के ऊपर उसका क्या असर होता है और कर्ट्स के आखिरी शब्द क्या थे। इसलिए वो उसकी फियांसी से झूठ बोलता है और कहता है कि कर्ट्स का आखिरी शब्द तुम्हारा नाम था, वो तुम्हें याद करते हुए मरा। और इस तरीके से यहाँ पे जो नॉवेला है वो ख़त्म हो जाती है, जो कि हमें बता रही है कि कैसे यूरोपियंस ने
अफ्रीकन्स के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किए और उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जुल्म किए, उसको बताते हुए ये एक स्टोरी है। सो आई होप आपको ये समझ में आई होगी, और इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।